डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज पैसिव वॉइस का एक बेहतर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कोई भी सेंटेंस जब भी लिखा होता है, यानी एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है। यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यानी कोई भी सेंटेंस दोस्तों जब भी एक्टिव वॉइस में लिखा होगा तो जनरली उसका यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब उसे पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो करते क्या है, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सबसे लास्ट में जाएगा। लेकिन जब भी लिखा जाएगा इसके पहले बाई लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर है ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है कहां जाएगा, सबसे अंत में लिखा जाएगा, एंड में लिखेंगे लेकिन बाई लगा करके लिखते हैं। और ये दोस्तों ये जो वर्ब है ना, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह स्ट्रक्चर होता है। देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी एग्जामिनेशन में आता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर, कि पैसिव वॉइस जो भी सेंटेंस दिया जाता है बनाने के लिए उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। यहां आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों तो उसमें हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है अगर ये दो पार्ट में होगा, यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक ही सेंटेंस में आते हैं तो दोस्तों एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको भी साथ साथ समझेंगे ताकि आपको जितने भी सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में बनाने हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसका पैसिव वॉइस आप बनाना है आपको और उसमें दो ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जनरली दोस्तों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये अगर लिखा हुआ है इसे फाइंड आउट करना है तो सेंटेंस में हम व्हाट लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे। क्या लगा करके, व्हाट लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मिलने वाला आंसर, यानी जो भी रिप्लाई हमें मिलेगा, जो भी आंसर हमें मिलेगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो दोस्तों वहां पर आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, होम का प्रयोग करना है। यानी होम लगा करके क्वेश्चन आप करेंगे तो सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं दोस्तों तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसके प्रोसेस को भी आप समझेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली जो लिविंग बींग्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन 99% केसेस में आप देखेंगे कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो आती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और जितनी नॉन लिविंग चीजें होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो किस में आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है, यानी उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है।
तो इनका सीक्वेंस क्या होता है, यानी पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए और बाद में हमें इनडायरेक्ट पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए और बाद में क्या लिखना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। लेकिन अगर कभी ये कंडीशन बने कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिख रहे हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट को कहां लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले जनरली दोस्तों क्या यूज किया जाएगा, एक प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, टू लगा करके तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर से आप समझेंगे दोस्तों, यानी अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाना है और उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखना चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि डायरेक्ट को पहले लिखा जाए और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा जाए, तब आपको क्या करना है, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे तो टू लगा करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू लगा करके लिखेंगे और डायरेक्ट पहले लिखा जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। और ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। ऐसे पैसिव वॉइस जिनको आप देखेंगे कि जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, उनका उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे, यानी आपको पहले क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद आपको डायरेक्ट बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना पड़ता था, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा दोस्तों, तब आपको क्या करना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप लिख लेंगे तब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। और आप ये भी चेक कर लेंगे, अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो निर्जीव वस्तु है, यानी जिसका रिप्लाई आप, यानी जो आपने व्हाट लगा करके क्वेश्चन किया, उसका जो रिप्लाई मिला था, अगर वो पहले लिखा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप बाद में लिख रहे हैं, इसको लिखने से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तब फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जिसको आपको समझाया गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे तब तक डाउट आपके मन में आता ही रहेगा। तो डाउट आपका कैसे खत्म होगा, कोई भी एग्जाम हो आप तभी क्रैक कर पाओगे दोस्तों जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस लिया गया है, राधा गेव मी अ टॉय। राधा गेव मी अ टॉय। यहां पर दोस्तों राधा क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। गिव का सेकंड फॉर्म गेव लिखा हुआ है। फिर ये मी क्या लिखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और अ टॉय जो लिखा हुआ है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहां इस सेंटेंस में दो बार ऑब्जेक्ट आ गया है, यानी दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप चाहें तो इससे भी शुरू कर सकते हैं, मी से, और अगर आप चाहें पैसिव वॉइस तो अ टॉय से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बताया गया दोस्तों इसमें, यानी मी और अ टॉय, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जनरली आप देखें टॉय की बात हो रही, खिलौने की बात हो रही, तो खिलौना एक नॉन लिविंग चीज होता है, निर्जीव वस्तु है, इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे। और मी, मुझे, किसको देने की बात हो रही है, मुझे देने की बात हो रही, मैं लिविंग बीइंग में आ जाऊंगा, मैं सजीव में आ जाऊंगा। या फिर जो क्वेश्चन बताया गया उसको भी आप करके देख सकते हैं। जैसे अगर पूछा गया राधा गेव व्हाट, राधा गेव व्हाट, राधा ने दिया लेकिन क्या चीज दिया, तो आपका रिप्लाई आएगा टॉय, अ टॉय, यानी कि राधा ने एक खिलौना दिया। तो व्हाट का रिप्लाई जो आप पा रहे हो वो क्या मिल रहा है, टॉय मिल रहा है, जो कि एक नॉन लिविंग चीज है, यानी कि निर्जीव वस्तु है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट। अब आप चेक करेंगे दूसरा वाला, राधा गेव होम, राधा गेव होम, राधा गेव अ टॉय होम, यानी राधा ने खिलौना दिया, लेकिन किसको खिलौना दिया, होम का क्वेश्चन, यानी होम लगा करके क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा आपको मी, राधा गेव मी, राधा ने मुझे खिलौना दिया। तो दोस्तों ये जो मी है ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जनरली ये क्या होता है, लिविंग बीइंग होता है, सजीव वस्तु होती है। तो आप चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप शुरू कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा
बताऊंगा, ताकि आपको जो भी पसंद है उस तरीके से आप इसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इस टाइप का जितना भी सेंटेंस होता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो लोग ना समझ पा रहे हो प्लीज ध्यान से इस चीज को समझिएगा। कहीं कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, राधा गेव मी अ टॉय। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट से यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? मी। मी को जब आप स्टार्टिंग में लिखें दोस्तों, मैंने आपको प्रोनाउन में चेंज करने का रूल बताया था कि ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जब इधर आएगा यानी पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज करेंगे तो ये स्टार्टिंग में लिखा जाएगा और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये यहां आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस बनेगा। तो मी जब पहले लिखा जाएगा तो आई में। दोस्तों मैंने पूरा इसके पहले जितने भी एक्टिव से पैसिव के वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आई होगा तो मी में बदल जाएगा, मी होगा तो आई में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर वी लिखा होगा तो अस में हो जाएगा, अस होगा तो वी में बदल जाएगा। यू होगा तो यू का और इट का दोस्तों नहीं चेंज होता है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होता है, एक जैसा होता है। सी होगा तो हर हो जाएगा, हर होगा तो शी हो जाएगा। ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, हिम होगा तो ही हो जाएगा। दे रहेगा तो देम हो जाएगा, और देम होगा तो दे में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है? मी लिखा हुआ है। आप इसको चेंज करेंगे यानी शुरू में लिखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी किस में बदलेगा दोस्तों? आई में बदल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आई। अब ये दोस्तों क्या है? ये आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। और इसे पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों, जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी? वॉज या फिर वर। आपका आई लिखा हुआ है तो आई के साथ वॉज आता है। आई के साथ क्या आता है दोस्तों? वॉज आएगा। तो ये हो जाएगा आई वॉज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब आपका गेव है, सेकंड फॉर्म है। गिव का सेकंड फॉर्म ये लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा गिवन हो जाएगा। तो आई वॉज गिवन क्या होगा? आई वॉज गिवन। अब आपने लिख दिया, उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो आप लिखेंगे। तो अ टॉय ये आप बाद में लिख रहे हो, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जब बाद में लिखते हो तो टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाएगा आई वॉज गिवन अ टॉय। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई वॉज गिवन अ टॉय। आपने क्या लिख दिया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचा था वो भी लिख दिया। अब बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? ये हो जाएगा बाई, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? राधा है। तो राधा ये नेमिंग वर्ड है, नाउन है, नाउन को चेंज नहीं किया जाता। तो राधा जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे राधा ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों। तो क्या बना आपका? राधा गेव मी अ टॉय, ये था एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या बना? आई वॉज गिवन अ टॉय बाई राधा। अब चलिए ये दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर शुरू करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अ टॉय। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ टॉय, यानी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने लिख लिया, फिर आपको क्या लिखनी है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब बताया गया दोस्तों, चूंकि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या फिर वर का यूज किया जाता है। तो यहां पर एक टॉय है, इसलिए यहां क्या आएगा? वॉज आएगा। अ टॉय वॉज, फिर मेन वर्ब की क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। गिव का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होगा? गिवन होगा। यहां पर गिव लिखा है, ये गिव का सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में सेकंड नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये हो जाएगा अ टॉय वाज गिवन। अब उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट लिखना है? ये जो बचा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है। तो जब इसको लास्ट में लिखते हैं दोस्तों, क्या बताया गया? टू लगा करके लिखेंगे, टू। और चूंकि ये लास्ट में लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में है, ये अंत में लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन
नहीं होगा, इसलिए मी के स्थान पर मी रहेगा। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या था दोस्तों, राधा। तो ये आपका बन गया दूसरे टाइप से, राधा गेव मी अ टॉय। चाहे आप इस तरह बनाइए, आई वॉज गिवन अ टॉय बाई राधा, या आप लिख सकते हैं अ टॉय वॉज गिवन टू मी बाई राधा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, और उसे भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है दोस्तों, मीरा गेव मी अ लेटर। दोस्तों मीरा क्या है, सब्जेक्ट है। गिव का सेकंड फॉर्म गेव है, उसके बाद ये मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और अ लेटर जो लिखा है दोस्तों ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। दोनों बिल्कुल सेम एज इट इज था, यानी राधा की जगह मीरा है, गेव की जगह गेव है, मी के स्थान पर मी है, और टॉय के स्थान पर अ लेटर है। यानी दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा अंतर है केवल शब्दों का। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि पहले सेंटेंस की तरह आप दूसरा वाला सेंटेंस खुद बनाएंगे, अपने आप से बनाएंगे, ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं लेकर के आपको समझाता हूं कि उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, ही ऑफर्ड मी अ कार। उसने मुझे एक कार ऑफर किया था। ऑफर का सेकंड फॉर्म ऑफर लिखा है दोस्तों। ही क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। ऑफर जो लिखा है ये V2 है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। मी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आकार जो लिखा है दोस्तों ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट, यानी आकार जो लिखा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑफर्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। पैसिव बनाते समय पहले क्या लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो चाहे मी से स्टार्ट करो चाहे कार से। अगर हम कार से दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आ कार। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से कोई एक लिखा जाएगा। यहां पर एक कार है दोस्तों, तो इसलिए वॉज का उपयोग करेंगे। यानी एक कार सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो इसलिए वॉज या वर में से क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। तो हो जाएगा अ कार वॉज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब ऑफर्ड लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों, इसका थर्ड फॉर्म भी ऑफर्ड होता है। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, तो ये हो जाएगा ऑफर्ड। क्या होगा दोस्तों, ऑफर्ड हो जाएगा। ये आपका हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका बचा हुआ, बचा क्या है, अ लेटर। तो दोस्तों सॉरी, ये आपका आकार तो आपने स्टार्ट किया, बचा क्या है आपका मी। तो जब मी को यहां पर लिखेंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, टू, उसके बाद मी लिखेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो मी लिखा हुआ है ये अपने स्थान पर ही लिखा जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के ही स्थान पर लिखा है। अगर मी को हम स्टार्टिंग में ले आते तब यह आई में बदल जाता, इसलिए यह अपने स्थान पर है, इसलिए मी का मी ही रहेगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, जो वर्ड लिखा जाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ये हो गया अ कार वॉज ऑफर्ड टू मी। उसके बाद बाई लगा करके क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो आपने बाई लिखा, फिर आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों यहां पर क्या है, ही लिखा हुआ है, तो ही ये सब्जेक्टिव केस है। लेकिन जब इसको आप चेंज करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ही का दोस्तों क्या होगा, हिम होगा। जैसे ही होता है तो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, आई होगा तो मी हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, दे होगा तो देम हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, She sold me the book. She sold me the book. दोस्तों she क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। सेल का सेकंड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, सोल्ड लिखा हुआ है। फिर मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। दैट बुक जो लिखा हुआ है दोस्तों ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो दैट बुक क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है। और मी क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चाहे इनडायरेक्ट से शुरू करो चाहे डायरेक्ट से शुरू करो, किसी से भी शुरू कर सकते हो। तो दैट बुक, अगर हम दैट बुक से शुरू करते हैं दोस्तों, दैट बुक, अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लिखेंगे, दैट बुक। या अगर आप चाहे तो आई, मी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मी जब पहले लिखा जाएगा तो आई हो जाएगा। अब दैट बुक के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों यहां सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड लिखा है, इसलिए सिंपल पास्ट है। इसे पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज या वर में से कोई एक। अब दैट बुक का मतलब देखो, दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए यहां पर क्या
यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। दैट बुक वॉज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो दोस्तों यहां सोल्ड लिखा हुआ है, तो सोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड ही होगा। सेल, सोल्ड, सोल्ड होता है। सेल का मतलब होता है किसी चीज को बेचना, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। सेकंड भी सोल्ड होगा और थर्ड भी सोल्ड होगा। अब आपने थर्ड फॉर्म लिख दिया, फिर बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। तो दोस्तों दैट बुक यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट को आपने पहले लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने पहले लिखा है। जब आप दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो टू लगा करके लिखेंगे। अब टू आपने लगा दिया, बचा क्या, मी। ये भी चूंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जा रहा है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट आपने लिखा टू लगा के, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आपने बाय लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। दोस्तों यहां सब्जेक्ट आपका सी है, तो सी जब लास्ट में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखा जाता है, तो सी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर हो जाएगा। यानी सी किस में बदल जाता है, हर में। जैसे आई किस में बदलता है, मी में। वी किस में बदलता है, अगर वी लिखा हुआ है तो अस में हो जाएगा। यू लिखा है तो यू और इट इन दोनों का सेम होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ऐसे ही अगर सी लिखा हुआ है तो किस में बदल जाएगा, हर में। ही लिखा होगा तो किस में बदल जाएगा, हिम में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, आई गेव हिम अनदर चॉइस इन दिस कॉम्पिटिशन। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आ जाते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। चलिए वो कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आपको अच्छे से समझाया जाएगा। दोस्तों देखिए आई क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। गिव का सेकंड फॉर्म गेव लिखा है यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद ये जो तीसरा वर्ड लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अनदर चॉइस जो लिखा हुआ है दोस्तों ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बाकी बचा क्या, ये बचा है इन दिस कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों ये एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जब कई शब्द एक साथ आते हैं और अगर उनको अलग से देखेंगे, अलग लिखा हुआ होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। लेकिन जब उसको एक सेंटेंस में हम मिला करके लिखते हैं तो उसकी भी अपनी एक कंप्लीट मीनिंग बन जाती है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड जो ग्रुप में आते हैं, जैसे एक दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, अगर इस तरह से ग्रुप में अगर तीन चार वर्ड, पांच वर्ड अगर आपको इस तरह से दिखते हैं तो वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो दोस्तों ये जो फ्रेज होता है ना, आपको क्या करना है, देखिए पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट तक लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ अगर कोई फ्रेज के फॉर्म में आता है दोस्तों तो जनरली उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। कहां लिखते हैं, जैसे वो लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम लास्ट में ही लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। आई गेव हिम अनदर चॉइस इन दिस कॉम्पिटिशन। दोस्तों तो इसमें क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना। पैसिव वॉइस में बनाना, पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों मेरा हिम भी है और अनदर चॉइस है। चाहे अनदर चॉइस लिखो और चाहे हिम लिखो, किसी एक से। अगर मैं हिम से लिखूंगा तो हिम पहले लिखा जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ही सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहां, तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहां पर जब पैसिव वॉइस बनेगा तो वॉज या वर का यूज होगा। तो ही के साथ वॉज आता है ना कि वर आता है। तो ही वॉज हो जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों मेन वर्ब क्या है, गेव है, इसकी थर्ड फॉर्म देखिए, गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। क्या होगा, ये हो जाएगा गिवन। तो ही वॉज गिवन। उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा वो लिखेंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या बचा है, अनदर चॉइस। अब अनदर चॉइस जो लिखा है ये कोई सजीव वस्तु नहीं है, ये निर्जीव वस्तु है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब आप लास्ट में लिखते हैं तो इसमें आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, अनदर चॉइस। क्या होगा दोस्तों, अनदर चॉइस हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। तो आप लिखेंगे बाई, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो दोस्तों जैसे बताया गया, ही हिम में बदल जाता है, शी हर में बदल जाता है, आई मी में बदल जाएगा। आई किस में बदलेगा दोस्तों, मी में चेंज हो जाएगा। यहां पर मी लिखेंगे। अब आपका बचा हुआ पार्ट क्या है, क्योंकि आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया, तो बचा हुआ पार्ट यानी जो फ्रेजल पार्ट है, फ्रेज के फॉर्म में आया है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इन दिस कॉम्पिटिशन, क्या लिखेंगे, इन दिस कॉम्पिटिशन। क्या हो जाएगा,
इन दिस कंपटीशन। दोस्तों तो ये सेंटेंस आपका था आई गेव हिम अनदर चॉइस इन दिस कंपटीशन। अगर आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज गिवन अनदर चॉइस बाय मी इन दिस कंपटीशन। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और अंतिम सेंटेंस बचा हुआ, उसको भी डील करते हैं दोस्तों। अब ये देखिए इस तरह का सेंटेंस है, जैसे लिखा है शी हैड ऑफर्ड, उसके बाद देखिए यहां पर ए पार्ट बना दिया गया, फिर अ टेम्पररी असाइनमेंट बट, उसके बाद बी पार्ट आ गया, शी turned it down saying that, उसके बाद पार्ट सी आ गया, फिर she would accept only a permanent one, ये आपका डी आ गया, फिर नो एरर लिखा हुआ है, ये ई वाला पार्ट है। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, इसको कहा जाता है कॉमन एरर वाले सेंटेंस। कॉमन एरर तो है, लेकिन जो एरर है वो किसके बेसिस पर दिया गया है, एक्टिव और पैसिव के बेसिस पर दिया गया। तो चलिए दोस्तों इसमें आपको चेक करना है, इसमें करना क्या होता है, ये जो जितने पार्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि पूरे सेंटेंस में ए वाले पार्ट में कोई करेक्शन है, कोई एरर है, गलती है, या बी वाले पार्ट में, या सी वाले पार्ट में, या डी वाले पार्ट में, या फिर अगर आपको लगता है पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको कौन सा आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, लास्ट वाला ई वाला या डी वाला जो भी रहेगा, नो एरर वाला पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब नो एरर यानी इसका मतलब होता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, यानी कोई मिस्टेक इस सेंटेंस में नहीं है। लेकिन आप इसको पहले चेक करेंगे कि मिस्टेक कहां पर है। तो दोस्तों जैसे लिखा शी हैड ऑफर्ड, she had offered a temporary assignment, she had offered, उसे, सी का मतलब कोई फीमेल है, कोई महिला है, कोई लड़की है, उसे ऑफर किया गया था क्या, अ टेम्पररी असाइनमेंट। क्या ऑफर किया गया था, टेम्पररी का मतलब अस्थायी रूप से, थोड़ी दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी असाइनमेंट दिया गया था, बट लेकिन शी टर्न्ड इट डाउन, लेकिन उसने टर्न डाउन कर दिया इसे, यानी जो असाइनमेंट उसे दिया गया था, जो टेम्पररी असाइनमेंट था, उसे उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उसने उसे टर्न डाउन कर दिया, ठुकरा दिया, ये कह करके, सेइंग, ये कह करके दैट कि शी वुड एक्सेप्ट, वो करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी ओनली अ परमानेंट वन, अगर उसे कोई परमानेंट असाइनमेंट मिलता है तभी वो उसे करेगी, अदरवाइज टेम्पररी असाइनमेंट उसे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बगल में दो शादियां हैं तो धूम धड़ाका खूब हो रहा है आजकल, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, इस वजह से मैं जा करके आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। प्लीज जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। तो चलिए इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है। तो शी हैड ऑफर्ड, दोस्तों देखिए अगर आप चेक करेंगे तो शी हैड ऑफर्ड जो लिखा हुआ है यहां पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, शी हैड ऑफर्ड, उसे ऑफर किया गया, यानी अगर ये चीज लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट से शुरू किया गया। ये क्या है, शी यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो जब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तब वो एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव वॉइस होता है। तो दोस्तों जैसे अगर ये कहा जाए कि उसने किसी को ऑफर किया तो काम करने वाला शी होता, लेकिन यहां पर किसी ने काम और किया, मतलब शी हैड ऑफर्ड का तब उसे ऑफर किया गया, यानी काम कोई दूसरा कर रहा है। तो जब काम किसी दूसरे के द्वारा होता है दोस्तों तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव होता है। और पैसिव वॉइस में दोस्तों सिर्फ हैड नहीं आता है, जहां भी हैड होगा तो वहां पर हैड के साथ क्या लगा होगा, बीन लगा होगा, तब जाकर के वो सेंटेंस सही होगा। तो दोस्तों ये जो हैड लिखा हुआ है यहां हैड नहीं बल्कि क्या होगा, हैड बीन। तो आप इस तरह कर देंगे शी हैड बीन ऑफर्ड, ये जो सिर्फ हैड लिखा है इसको हटा देंगे, इसके साथ क्या आएगा, बीन भी आएगा। तो शी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्पररी असाइनमेंट बट शी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो दोस्तों एरर कहां था, ए पार्ट में एरर दिया गया था, कमियां कहां थी, गलतियां कहां थी, पार्ट ए में। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस दोस्तों आपको करवाए जाएंगे। अभी तो आपको एक्टिव और पैसिव जितने सेंटेंसेस थे टेंस वाइज बता दिया गया, वीडियो अपलोड कर दिया गया, फिर मॉडल से कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है उसको भी बता दिया गया। फिर उसके बाद अगला टॉपिक था ये पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस का बनाना है जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उनको कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का
पूरा शेड्यूल आप इसको देखें, एंजॉय करें, और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके आगे का जो वीडियो होगा एक्टिव से पैसिव का दोस्तों, वो भी आपको मिलता रहेगा। जो लोग प्लीज चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। दोस्तों यहां पर सिर्फ केवल इसके लिए नहीं, यानी इंग्लिश का क्लास नहीं होता है, बल्कि इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव मैथ दोनों की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को जो है अवेलेबल कराई जा रही है। वो चाहे जिस लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।